यस हाय बेटा, दिस साइड सी एस हरीश मधारिया और ये 11th स्टँडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड 11वी बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सीचा बाडा हा दूसरा लेक्चर आहे. सेकंड लेक्चर है मेरे बच्चे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट, प्यार से अकाउंटिंग बोलेंगे बेटा. लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं. उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को लास्ट लेक्चर समझ में आया होगा. इन केस किसी बच्चे को कोई अगर डाउट है तो डेफिनेटली नीचे नंबर दिया हुआ है या स्क्रीन पे लैपटॉप, जो टेबल पे लैपटॉप रखा है ना उसके ऊपर भी नंबर दिया है बेटा. डेफिनेटली आप मुझे कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो. डन. चलो बेटा सेकंड लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ. सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. तो आप लोग फटाफट से आपका बुक, पेन, मल्टी कलर पेन जल्दी जल्दी से निकालो और उसमें देखो हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था. मैं भी रिवाइज करवा देता हूँ. उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सेपरेट बुक मेंटेन किया होगा अकाउंट्स के लिए. चलो लो बेटा. ओहो हो. सो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, प्यार से मैं इसको बोलूँगा अकाउंटिंग सब्जेक्ट, जिसका ये सेकेंड लेक्चर है. महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस. ओके. चलो लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा फटाफट से 5 मिनट में रिवाइज करवा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. लो बेटा लास्ट लेक्चर में क्या देखा था देखना तो जरा. लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो कि सब्जेक्ट का नाम है. इसमें हमने सबसे पहले देखा था अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है. लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने क्या देखा था, अकाउंटिंग म्हणजे क्या. आसान भाषा में हिसाब किताब रखना. बरोबर है, आपने काफी बार सुना होगा बेटा हिसाब किताब रखना है. किसका हिसाब किताब रखते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का. सर फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब क्या, जहां कहीं पे भी मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है, पैसा या पैसे की कीमत में ऑन ईदर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है, तो उसे हम लोग प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं. फिनेंशियल ट्रांजैक्शन. सर एक बार फिर से बताना, मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड एक्सचेंज हो रहा है, पैसा है पैसे की कीमत में कुछ आ रहा है, पैसा या पैसे की कीमत में कुछ जा रहा है, या पैसा या पैसे की कीमत में आ भी रहा है जा भी रहा है. इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो जाती है तो प्यार से हम लोग उसको फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे. सर वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का अचार डालना है कि आरती उतारना है, कुछ नहीं बेटा, उसे रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग करना है, हिसाब किताब लिखना है. मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आपका अभी अभी 10th स्टैंडर्ड हुआ है, आपके 10th में अकाउंटिंग सब्जेक्ट नहीं था, तो जीवन में आप पहली बार अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसलिए बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ. एकदम प्यार से धीरे धीरे मेरे साथ ये लेक्चर आपने साथों साथ खत्म करना है बेटा, है ना. और जो कुछ मैं स्क्रीन पे लिखूंगा वो आपने सारी चीजें लिख लेना है. सो लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग का मतलब देखा था, उसके बाद फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब देखा था, देन उसके बाद हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्यों करना है, वाई, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है, लास्ट लेक्चर में देखा था. जो बच्चा भी ये सेकंड लेक्चर देख रहा है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप इसके पहले का लेक्चर देखो. पहले के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देखना, उसके बाद ये लेक्चर आप करो. मतलब ये सीरीज है, पूरा इसी सीक्वेंस में कंटिन्यू करना और सारी चीजें लिखना है बेटा. डन. सर क्यों करते हैं अकाउंटिंग, बेटा अकाउंटिंग के पीछे वजह बड़ी सिंपल है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. सर कैसी इंफॉर्मेशन, आप लोग तो जानते हो कि आज के डेट में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, आज के डेट में अगर आपको कोई काम करना है या कोई काम नहीं करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन. बगैर इंफॉर्मेशन के आप कुछ नहीं कर सकते हो. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें इंफॉर्मेशन देता है. सर कौन सी इंफॉर्मेशन, आज बारिश आएगी कि नहीं आएगी, नो बेटा ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं. हमारे धंधे में, हमारे बिजनेस में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, हमारे बिजनेस में कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस है, बिजनेस में किस किस से पैसा लेना है, किस किस को पैसा देना है, ऐसे हजारों सवालों के जवाब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं. अदरवाइज कोई मेरी हॉबी नहीं है कि मैं अकाउंटिंग करूं. जैसे क्रिकेट खेलना हॉबी है, वैसे मेरे अकाउंटिंग कोई हॉबी नहीं है, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है. कौन सी इंफॉर्मेशन है बताना बेटा, अकाउंटिंग करते हैं तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाएगा आपका, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. दूसरा बताओ बेटा और कौन सी इंफॉर्मेशन है, जल्दी जल्दी से बता दो. याद करो. मैं मानता हूं मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकता हूं, लेकिन आपने मुझे जवाब देना है. लोग बोलेंगे कि पागल है, अकेले खुद से बात कर रहा है, लेकिन बोलने दो.
इनिशियली सब लोग पागल ही बोलते हैं, बाद में वो लोग आपको देखेंगे, फिर आपको फॉलो करेंगे और आखिरी में आपको आइडल मारना शुरू कर देंगे। ये सुन, तो आपने बस जवाब देना है। चलो बेटा अपने आप से जवाब दो। और कौन कौन सा था फटाफट से बताना। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जरिए ऑपरेटिंग रिजल्ट का पता चलेगा। सर ऑपरेटिंग रिजल्ट मतलब क्या? धंधे में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, धंधे में प्रॉफिट है या लॉस है, ये पता चलेगा। आपको आपके बिजनेस की औकात यानी बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन समझ में आएगी। याद आ रहा है क्या? कुछ याद करो मेरे बच्चे, पिछले लेक्चर में क्या क्या देखा था। उसके बाद किस किस से कितना पैसा लेना है, अमाउंट रिसीवेबल, मेरे साथ साथ लिख लेना। जो बच्चे ने पिछले लेक्चर में लिख करके रखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से लिखने की जरूरत नहीं, बस मेरे साथ साथ रिवाइज कर लो। उसके बाद किस किस को कितना पैसा देना है, अमाउंट पेएबल, लोगों से उधारियां ली तो वापस करना पड़ेगा ना बेटा, किसी से क्रेडिट पे पैसा लिया होगा तो वापस करना होगा। सो अमाउंट पेएबल, किस किस को कितना पैसा देना है, ये और नो। बिजनेस में कितने इनकम है, बिजनेस में कितने खर्चे हैं, खर्चे एक्सपेंसेस, इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने, ऐसे कई सारे सवालों के जवाब हमें अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग एन अकाउंटिंग। यस और इसीलिए मैं अकाउंटिंग करता हूं, अदरवाइज मेरी कोई हॉबी नहीं बेटा अकाउंटिंग करने की। और क्या क्या देखा था लास्ट लेक्चर में बताओ। आप सभी लोग जानते हो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और हर लैंग्वेज की कुछ न कुछ बेसिक टर्म्स होती है। सो अकाउंटिंग की भी बेसिक टर्म है, जो कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है कौन? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है कौन बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस नो? सो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए एक जरिया होना चाहिए, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, और वो लैंग्वेज हमारे लिए क्या है मेरे बच्चे? अकाउंटिंग। और ये लैंग्वेज आपको कब तक समझ में नहीं आएगी? जब तक आपको बेसिक टर्म समझ में नहीं आएगी। कौन कौन सी बेसिक टर्म्स देखी थी बेटा हमने लास्ट लेक्चर में, बताओ जरा। एसेट्स, याद आ रहा है क्या? ड्राइंग, ड्राइंग, डेटर्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन्स, बिजनेस। ओहो सर काफी सारी टर्म्स देखी थी हमने तो। यस, ये सारी टर्म्स देखी थी। चल वन बाय वन फटाफट से रिवाइज करवा दो। असेट यानी क्या? जो हर कोई चाहता है, प्रॉपर्टी, संपत्ति। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज एन एसेट। ये सुन सर, इसके कुछ एग्जांपल, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब असेट के एग्जांपल है। कुछ असेट टेंजिबल होती है जिसको देख सकते, छू सकते, कुछ असेट इनटेंजिबल होती है जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। आगे बताऊंगा टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है, अभी बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं, छोड़ दो। अभी बस इतना समझना, असेट मतलब आसान भाषा में प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग यानी क्या? ओनर अगर धंधे में मनी और मनीज वर्थ में कुछ ला रहा है तो उसका मतलब होता है कैपिटल, और इसके एग्जैक्ट अपोजिट है ड्राइंग। ओनर अगर बिजनेस में अपने जेब से कुछ इन्वेस्ट कर रहा है इन मनी और मनीज वर्थ, तो उस इन्वेस्टमेंट को प्यार से बोलते हैं कैपिटल। और अगर उसी इन्वेस्टमेंट को ओनर अपने पर्सनल फायदे के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, हाउस होल्ड पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए अगर विड्रॉल कर रहा है, तो उस विड्रॉल को मैं प्यार से बोलूंगा ड्रॉइंग। ओनर ने पर्सनल अपने पर्पस के लिए, मान लो ओनर का किराना शॉप है, ओनर ने अपनी बीवी के लिए किराना शॉप से शक्कर ली 2 किलो और गिफ्ट दे दी जाकर के बीवी को, हे प्रिय सुनो आज आपके लिए मैं 2 किलो शक्कर लाया हूं। तो ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए शक्कर लेके गया, हाउस होल्ड और डोमेस्टिक पर्पस के लिए बिजनेस से विड्रॉल किया मनी और मनीज वर्थ में, पैसा या पैसे की कीमत में। तो वो 2 किलो शक्कर की जो कोई भी कॉस्ट होगी, जितने में उसने खरीदा होगा, वो उतना विड्रॉल यानी उतना ड्रॉइंग हो जाएगा। 2 किलो शक्कर के मान लो 100 रुपए, आपको समझाने के लिए। तो ओनर ने बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए कितना विड्रॉल किया? 100 रुपए, कैश में नहीं, इन द फॉर्म ऑफ शक्कर, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। सर अब ये गुड्स क्या है बताता हूं, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो बेसिक टर्म्स में। गुड्स अभी बता देता हूं, नाम निकला है तो। गुड्स यानी हर वो आर्टिकल, आइटम, थिंग, वस्तु, हर वो चीज जिस चीज में बिजनेस डील कर रहा है। जैसे सब्जी बेचने वाले के लिए सब्जियां गुड्स है, किराना शॉप के लिए गेहूं, चावल, शक्कर, आटा, ये सब गुड्स है। कंप्यूटर सेल सर्विस का अगर शॉप है तो उसके लिए कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क, है ना, सीडीज, कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, ये सब गुड्स है।
जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं उसे मैं प्यार से हम लोग बेटा गुड्स बोलेंगे। एन आर्टिकल, आइटम और थिंग इन विच द बिजनेस डील्स, उसे हम लोग प्यार से गुड्स बोलेंगे। यस और नो? सो किराना शॉप वाले ने क्या किया, ओनर ने शक्कर यानी गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल किया, वो भी हो गया ड्रॉइंग। उसने पैसे विड्रॉल किए, ड्रॉइंग। गावरान भाषेत ओनर जेव्हा स्वतःच्या खिशातनं काहीतरी धंद्यामध्ये लावतो तेव्हा तो असतो कॅपिटल, आणि ओनर जेव्हा कधी स्वतःच्या पर्पजसाठी स्वतःसाठी धंद्यातनं काहीतरी विड्रॉल करतो मनी किंवा मनीज वर्थ मध्ये, तो असतो बाळा ड्रॉइंग। सो ड्रॉइंग इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द कैपिटल। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने लास्ट लेक्चर में सब सुना है, लिखा है। ये जो मैं अभी 5-10 मिनट बता रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में हमने आधा पौन घंटा पूरा यही पढ़ा था बेटा। उसके बाद आगे चलते और बेटा डेटर्स, डेटर्स पार्टी और पर्सन फ्रॉम वुम अमाउंट इज रिसीवेबल, हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में लेना है। जैसे आपने, हाँ आपने 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 अपने दोस्त को, आपने आपके दोस्त को पैसा उधार दिया। आपका एक दोस्त है, आपने उसको पैसे उधार दे दिए। आपके दोस्त का नाम था छगनलाल, आपने छगनलाल को पैसे उधार दिए 500 रुपए। अब छगनलाल आपका क्या बन गया, डेटर। क्यों? क्योंकि आपको छगनलाल से फ्यूचर में पैसा लेना है। जेव्हा कधी तुम्ही तुमच्या मित्राला किंवा कोणाला तरी उधारीत काहीतरी देता, म्हणजे त्याच्याकडनं पैसे घ्यायचे आहेत। इन फ्यूचर जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना है, मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है, इन फ्यूचर जब भी किसी पार्टी या पर्सन से मनी और मनीज वर्थ में पैसा या पैसे की कीमत में कुछ लेना है, तो पार्टी या पर्सन आपका डेटर बन जाएगा। आसान भाषा में, मैंने मिस्टर रमेश को उधारी में माल बेचा, ये बेच दिया, मेरा पेन बेचने का बिजनेस है, या फिर मैंने मेरी कोई प्रॉपर्टी बेची उसको उधारी में, या मैंने और कुछ बेचा उसको उधारी में। पैसे अभी आए क्या? नहीं। पैसे कब देगा मिस्टर रमेश? इन फ्यूचर। जब भी मैं किसी को उधारी में कुछ बेचता हूं तो पैसा आज नहीं आएगा, पैसा कब आएगा? इन फ्यूचर। तो वो जो पार्टी है जिससे इन फ्यूचर पैसा आने वाला है, उस पार्टी को हम लोग प्यार से डेटर बोलते हैं, प्यार से डेटर बोलते हैं। यस और नो? सो एक बार फिर से बेटा, एसेट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, ड्रॉइंग विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज और हर हाउस होल्ड, डोमेस्टिक और पर्सनल यूज। डेटर पार्टी और पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल। उसके बाद गुड्स आर्टिकल, आइटम और थिंग, जिस चीज में धंधा हम लोग बिजनेस डील कर रहा है, जिस चीज में हम लोग धंधा कर रहे हैं उसे हम लोग प्यार से बोलते हैं गुड्स। एक्सपेंसेस, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए हम लोग जो पेमेंट करते हैं उसको प्यार से बोलेंगे एक्सपेंस। जैसे सैलरी दे रहा हूँ, प्रिंटिंग स्टेशनरी के चार्जेस दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल के चार्जेस दे रहा हूँ, ये सब क्या हो गया बेटा मेरे लिए? खर्चे हो गए। लॉसेस, पेमेंट या आउटफ्लो तो हो गया लेकिन बेनिफिट नहीं मिला। खर्चा तो कर दिया लेकिन बेनिफिट नहीं मिल रहा है, खर्चा तो कर दिया लेकिन बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उसे हम लोग प्यार से लॉस बोलेंगे। जैसे हमारे बिजनेस में क्या हुआ बेटा? चोरी हो गया, कैश चला गया, 1000 रुपए कैश चला गया, आउटफ्लो हो गया, लेकिन उस चोरी का बेनिफिट मिलता है क्या? नो, तो लॉस हो गया। डोंट वरी, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले होंगे, तो चोरी हो गया, इंश्योरेंस करवाया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी नुकसान भरपाई करके देती है। आगे बताऊंगा इस चीज पे क्या करना है, बट अभी सिर्फ इतना ध्यान दो कि बिजनेस से आउटफ्लो हो गया, खर्चा हो गया, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं मिला, तो हम लोग प्यार से उसे क्या बोलते हैं? लॉस हो गया। भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, जमीन के नीचे माल चला गया, तो वहां पे आउटफ्लो हुआ, माल चला गया, लेकिन बेनिफिट हुआ कुछ? नो, तो वो क्या हो गया? लॉस। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। चोरी हो गई, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। माल जल गया, लॉस ड्यू टू फायर। उसके बाद लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज यानी ये आपकी जिम्मेदारियां, फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस। लाइबिलिटीज आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। यस और नो? सर जैसे कि मैंने बैंक से लोन लिया, कितने का? 10 लाख रुपए का, मुझे वो पैसा लौटाना पड़ेगा, मुझे इन फ्यूचर देना पड़ेगा, तो मुझे जो कुछ अमाउंट देना है, जो कुछ अमाउंट पेएबल है, पेएबल देना बाकी, रिसीवेबल आना बाकी, पेएबल देना बाकी। मैंने बैंक से 10 लाख का लोन लिया तो 10 लाख की क्या होगी मेरी? लाइबिलिटी। कैपिटल, कैपिटल यानी क्या? पहले बताया था, ओनर जब भी धंधे में अपने जेब से मनी और मनीज वर्थ में कुछ लगाता है तो उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास एक पुरानी कार थी, धंधे में लगा दी। जिस दिन वो कार धंधे में लगाई थी उस दिन उस कार का वैल्यूएशन था 1 लाख, तो बोलो धंधे में मेरा कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख। तो क्या हुआ? पैसा नहीं था लेकिन मनीज वर्थ में था ना, कार लगाई ना, पर्सनल गाड़ी। उसके बाद क्रेडिटर्स,
हर वो पार्टी या पर्सन जिसको इन फ्यूचर कुछ देना है क्रेडिटर, अपोजिट जिनसे इन फ्यूचर कुछ लेना है डेटर, जिनसे इन फ्यूचर कुछ लेना है, जिनसे इन फ्यूचर कुछ लेना है डेटर, इसका अपोजिट जिनको इन फ्यूचर कुछ देना है। जैसे मान लो मैंने राम से पैसा उधार लिया, रामाकडनं मी पैसे उधार घेतले, उसने घेतले, मला परत करावे लागतील, मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा। तो जो मुझे पैसा वापस करना है, किसको वापस करना है? राम को। तो राम हो गया मेरा क्रेडिटर। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को इन फ्यूचर कुछ देना है तो पार्टी हो गई क्रेडिटर। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से इन फ्यूचर कुछ लेना है तो पार्टी होगी डेटर। उसके बाद इनकम, बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से जो कुछ हमें मिलता है वो सब मेरे लिए क्या हो गया बेटा? इनकम। जैसे किराना दुकान वाला किराना माल बेच के जो पैसे कमा रहा है, इनकम। मेरा किराना शॉप है, आज मैंने 5 किलो शक्कर बेचा 200 रुपए की, तो 200 रुपीज इज माई इनकम। और वो इनकम में से अगर मैं खर्चे माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात अभी नहीं करूंगा, बाद में देखेंगे। इनकम समझ में आए? जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाने के बाद बच्चों से जो फीस लेता हूं तो वो फीस हो गई मेरे लिए इनकम। माल बेच के जो कमा रहा हूं, इनकम। बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से जो मुझे रिसीट मिलती है वो है इनकम। बेस्ट एग्जांपल है इसका इनकम का सेल। गेन, इनकम के लिए मेहनत करना पड़ता, पसीना बहाना पड़ता, ये देखो पसीना कितना बह रहा है। और सेल, ये गेन विदाउट हार्डवर्क। विदाउट हार्डवर्क जो हमें इनकम हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं गेन। विदाउट हार्डवर्क जो इनकम हो रहा है, विदाउट हार्डवर्क, बैठे बिठाए लॉटरी लग गई, प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, गेन। उसके बाद बिजनेस, बिजनेस क्या? सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस। कुछ तो ऐसी एक्टिविटी, कुछ तो ऐसे काम मैं रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूं, मैं रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूं, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो उन सारे सेट ऑफ एक्टिविटी को, उन सारे सेट ऑफ एक्टिविटीज को, उन सारे सेट ऑफ एक्टिविटीज को मैं प्यार से बिजनेस बोलूंगा। जैसे मैंने ये मेरा फोन सेल कर दिया, जैसे मैंने ये मेरा फोन सेल कर दिया, बरोबर है? बोलो क्या मेरा मोबाइल बेचने का बिजनेस है क्या? नो, ये मेरा ही फोन है, मेरी असेट थी, मैं यूज कर रहा था बिजनेस के लिए, खराब हो गई, बेच दिया। तो इसका मतलब ये है क्या मेरा फोन बेचने का बिजनेस है? समझ में आया? सर फिर बिजनेस किसको बोलेंगे? मैं रेगुलर बेसिस पे ऐसे फोन खरीदता हूं और रेगुलर बेसिस पे बेचता हूं प्रॉफिट कमाने के लिए, तो अब हो गया मेरा मोबाइल फोन बेचने का बिजनेस। जो मैं एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो मैं बोलूंगा वो एक्टिविटी मेरा धंधा है, वो एक्टिविटी मेरी बिजनेस है। रेगुलरिटी होनी चाहिए, यस और नो, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में कुछ हमने इतनी बेसिक टर्म्स देखी थी, यस और नो। चलो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते बेटा अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। ये हमारा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 2 है मेरे बच्चे, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद कर रहा हूँ जो कुछ मैंने पढ़ाया आपने सब कुछ लिख करके रखा होगा। चल थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ बेटा मैं। ओहो, कौन कौन सी टर्म देखिए एक बार बताना। एसेट्स, यहां से सब कुछ लिखना है, जो कुछ मैं बता रहा हूं सारी चीजें आपने लिखना है मेरे बच्चे। डन। एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, लिखो बेटा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब असेट के अपोजिट क्या है बेटा? असेट के अपोजिट रहेगा आपकी लायबिलिटीज। ड्राइंग के अपोजिट क्या है बेटा? कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट क्या है? क्रेडिटर्स। एक्सपेंसेस के अपोजिट क्या है मेरे बच्चे? इनकम। एंड लॉसेस के अपोजिट है गेन्स। कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रॉफिट, चलेगा बट अभी गेन्स लिख लो हाल फिलहाल, आगे समझ में आ जाएगा क्यों प्रॉफिट नहीं लिखा मैंने। तो ये टोटल बेसिक टर्म्स हमने देखी थी, और एक और बेसिक टर्म थी जिसका मतलब था बिजनेस, है ना? बिजनेस मतलब क्या? सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस। छोड़ो बिजनेस की अभी मैं बात नहीं करूंगा। टोटल कितनी टर्म लिखी है? 1 2 3 4 5, और ये पांचों की अपोजिट नीचे, टोटल 10 टर्म्स है। सर ये बार बार आप इसके ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हो?
क्योंकि ये ही हमारे अकाउंट्स की दुनिया है। मेरे साथ साथ सबने बोलना बेटा एक बार, कौन कौन सी 10 टर्म है। यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस। असेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, है ना। कैपिटल ओनर में, ओनर धंधे में पैसा लगा रहा है, मनीज वर्क में कुछ लगा रहा है। ड्रॉइंग विड्रॉल कर रहा है। असेट प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी उधार है। डेटर्स लेना है पैसे, क्रेडिटर्स इन फ्यूचर देना है पैसे। एक्सपेंसेस खर्चे, खर्चों का उल्टा इनकम। लॉसेस का अपोजिट गेन्स। चलो एक बार मेरे साथ साथ बोलो बेटा। एसेट्स, इधर मेरी आंखों में देख के बात करो, आंखों में देख के। एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अपोजिट, असेट के अपोजिट बोलो बेटा लाइबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। सो एक बार फिर से, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन। मैं जो बोल रहा हूं प्लीज फॉलो करो। मैं मानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। आपको अकाउंट सब्जेक्ट में 100% नंबर चाहिए। मैं 90% के लिए प्रिपरेशन नहीं करवा रहा हूं। आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर 100%। 100% नंबर के लिए मैं प्रिपेयर करवा रहा हूं। 90% की बात ही नहीं है, उसी सेंस में प्रिपरेशन करवा रहा हूं। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं बच्चों मतलब जैसे बात निकली तो मैं बता देता हूं। मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये चीज मैं घर पे जब जाता हूँ पढ़ाने के लिए, बिलीव मी, मैं मतलब झूठ बात नहीं करूंगा। हाथ में पेन है, मतलब जो मेरी विद्या है यही, इन्हीं के भरोसे मेरा रोजी रोटी चलता है। मैं जब घर पे जाके बच्चों को पढ़ाता हूँ, 11-12 महाराष्ट्र बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड की मेरी फीस 3.5 लाख रुपीज है एक बच्चे को अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाने की। 3.5 लाख रुपए सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट का, 12th का। और 12th महाराष्ट्र बोर्ड के अकाउंट की एक बच्चे की फीस 1.5 लाख रुपीस है, 1.5 लाख रुपए घर पे जाके पढ़ाने की एक बच्चे की। बस ऐसा समझो कि वो ही सारा फील, वो ही सारी शिद्दत और उतनी ही मेहनत के साथ, बस इतना है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वीडियो लेक्चर के थ्रू। बस यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना। मैं मानता हूँ मैं सारी बातें कैमरे की तरफ देख के बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप अपने आप को डिसिप्लिन बना लो। क्योंकि देखो मेरे लिए तो आप कैमरे में बैठे हो, मेरे लिए कैमरा है नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कैमरे के अंदर बैठे हो, आप सारे मेरे प्यारे बच्चे अंदर बैठे कैमरे के, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्टली। ये सारी चीजें मेरे साथ साथ मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ पूरी कंप्लीट करना। महाराष्ट्र बोर्डाचा अकाउंटचा कोणत्याही वर्षाचा पेपर हातात घ्या, कोणताही प्रश्न घ्या, तुम्हाला सगळे प्रश्न सॉल्व करता येतील बाळा, सगळे प्रश्न। कधीच तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही। आणि प्रॉब्लेम आला तर खाली तुम्हाला नंबर दिलेलाच आहे। फॉर एनी गाइडेंस or any query, feel free to call me or WhatsApp me on 9822093220। यस और नो। तो उसी डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है। ऐसा सोचना है कि आपके पेरेंट्स ने मुझे 3 लाख रुपए दिए हैं घर पे आके आपको पढ़ाने के, बरोबर है। ये आप सोचोगे तो आपको कीमत रहेगी। डोंट वरी, मैं ले नहीं रहा हूँ 3 लाख रुपए, बट आप ये सोचोगे तो आपको कीमत रहेगी। सर आपकी शक्ल देख के लगता नहीं है कि आप इतने पैसे लेते होंगे। हाँ बेटा, अभी क्या कोरोना लॉकडाउन है ना, इसलिए बाल इतने बढ़ गए तो लड़कियों वाला हेयर बैंड लगा करके बैठा हो, है ना। बट कोई ऐसा नहीं, आप एक बार लॉकडाउन हो जाओगे तो फिर थोड़ा सा आपको शराफत वाला लुक दिखेगा। बट बिलीव मी, लुक को साईड में जान दो, लुकला चुल्यात जाऊ द्या। तुम्ही फक्त लक्ष ठेवा की मी काय शिकवतो, आणि जे जे मी शिकवणार बाळा ते सगळं तू तुझ्या पुस्तकात किंवा वहीमध्ये लिहून घे, बरोबर। आप जो कोई भी मतलब लड़का लड़की पेरेंट्स जो कोई भी लेक्चर देख रहे हैं बेटा, बस आप इतना एक डिसिप्लिन मेंटेन रखो। पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके बच्चे को बस इतना एक डिसिप्लिन मेंटेन रखने बोलो कि सब कुछ लिखना है, फिर मेरे पे छोड़ दो बाकी। अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आगे आपकी टेस्ट सीरीज भी लूंगा, कैसे होगा सब कुछ होगा, मैं सब इस चैनल पे बताने वाला हूँ, आप चिंता मत करना। डन। चल लो बेटा। सो कौन कौन सी टर्म्स थी एक बार फिर से, मैं मानता हूं मैं 10-10 बार आपसे रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन आपको करना है। बोलो बेटा कौन कौन सी टर्म है एक बार, हाँ मेरी तरफ देख के बात करना बेटा। एसेट्स, इधर आंखों में देख के। एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स। टोटल ये 10 टर्म्स है। ये ही 10 टर्म्स में पूरे अकाउंट्स की हमारी जिंदगी है मेरे बच्चे। ये 10 टर्म अगर आपको समझ में आ गई तो ऐसा समझो अकाउंटिंग की नस आपके हाथ में आ गई, है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते। सर इसके आगे क्या करना है, बस आगे जो मैं बोल रहा हूं करके रख देना। यहां पे खाली जगह छोड़ दो, बस ऐसा डब्बा इतना बड़ा बना के। क्या करना है सर, सब बता दो आगे क्या करना है, बस इतनी जगह छोड़ दे मेरे बच्चे।
मैजिक करेंगे इसमें, बताऊंगा कैसे करना है, तो बस छोड़ दो खाली जगह। चलो ये सारी टर्म समझ में आ गई आपको, अब अच्छे से ध्यान देना। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं बेटा, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। एसेट्स में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, फटाफट से बताओ बेटा, है ना, सोचो, आपकी आवाज तो नहीं आएगी लेकिन सोच तो सकते हो ना, बोलो बेटा। कैश, ये प्रॉपर्टी एसेट संपत्ति में आ जाती है, कैश, कार, मोटर कार, बाइक, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, प्लांट एंड मशीनरी, एक्सेट्रा। ये सब बिजनेस की एसेट है। जैसे मेरे बिजनेस में लैपटॉप है अभी जिस पे मैं लेक्चर बना रहा हूं, ये एसेट है। ये जिस पे मैं लिखता हूं, देखो जादू बता दो, जिस पे मैं लिख रहा हूं ये पेन टैब मेरी एसेट है, देखो अब ये गायब हो जाएगा, हो गया बेटा गायब। ये मेरी बाद में बताऊंगा जादू कैसे किया, ये मेरी एसेट है। मेरा मोबाइल फोन जो मैं बिजनेस पर्पज के लिए यूज करता हूँ वो मेरे बिजनेस की एसेट है। प्रॉपर्टी, संपत्ति, बरोबर है, वो सब मेरे लिए क्या है, एसेट है, बरोबर। एक से ज्यादा है तो एसेट्स, आखिरी में एस लगा देना, एक से ज्यादा है तो क्या बेटा, एसेट्स, अच्छे से ध्यान देना बेटा। तो ये सब मेरे लिए हो गए बेटा एसेट्स, प्लीज ध्यान दो। अब देखो एसेट बेसिकली दो टाइप की होती है, टेंजिबल एसेट, ध्यान देना बेटा, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल जिसको देख सकता हूं, टच कर सकता हूं, छू सकता हूं, जैसे कैश, कार, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, प्लांट, मशीनरी, ये सब टेंजिबल एसेट है। कैश, कार, बिल्डिंग, है ना, ये सब टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट सर कौन सी है, जिसको मैं देख नहीं सकता हूं, टच नहीं कर सकता हूं, छू नहीं सकता हूं, वो इंटेंजिबल है, लेकिन मिस्टर इंडिया अदृश्य, बघू नाही शकत, त्याला आपण टच नाही करू शकत, पण ती असते, त्याला टच नाही करू शकत पण ती असते, म्हणजे ती झाली तुमची इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, अदृश्य असेट। सर ऐसी कोई एसेट होती है क्या, बिजनेस में फालतू बात कर रहे हो, हाँ बेटा होती है, बता दो कौन सी है, तो गुडविल, गुडविल। सर अब ये क्या नया लफड़ा है, बताता हूं, गुडविल यानी क्या, कॉपीराइट, ये थोड़ा सा जाना पहचाना वर्ड लग रहा होगा, पेटेंट, एक्सेट्रा। ये जो मैंने लिखे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारी इनटेंजिबल एसेट है मेरे बच्चे, अदृश्य प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। सर गुडविल क्या है बता दो, गुडविल इज नथिंग बट अ नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस और एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। सर कुछ नहीं समझे, आप समझेगा, देखो अभी, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, जिसकी वजह से बिजनेस को फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग, जिसकी वजह से बिजनेस में एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग होगा, जिसकी वजह से बिजनेस में एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग होना है, गुडविल। सर अभी भी नहीं समझा, चल, मैंने एक बिस्किट मैन्युफैक्चर किया, डायमंड बिस्किट, और एक मेरे हाथ में है पार्ले जी का बिस्किट, पार्ले जी स्वाद भरे शक्ति भरे, दोनों बिस्किट का कंटेंट सेम है, दोनों बिस्किट की प्राइस सेम है, बिस्किट नहीं बिस्कुट, दोन्ही बिस्किटांचा कंटेंट सेम, प्राइस सेम, वजन सेम, सगळं काही सेम, फक्त एकाचं नाव आहे डायमंड बिस्किट आणि दुसऱ्याचं नाव आहे पार्ले जी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कौन सा बिस्किट लोगे, डायमंड या पार्ले जी, बट ऑब्वियस है आप पार्ले जी सिलेक्ट करोगे, क्यों भैया, नाम है इसका ऑलरेडी, काफी समय से मार्केट में है, पता नहीं है नए वाले बिस्किट में क्या है, लफड़ा हो जाए कुछ, मतलब आपका भरोसा है, कस्टमर का जो बिजनेस में फेथ है, बस वो ही बिजनेस का गुडविल है। सर ये असेट आप इसको बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, मतलब क्या इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं क्या, हाँ, अगर आपको पार्ले जी का ब्रांड नेम खरीदना है तो 1000 करोड़ के ऊपर देना पड़ेगा, 1000 कोटच्या वरती द्यावं लागेल, कोणत्याही बिझनेसचा ब्रँड नेम गुडविल जर का असणार, अगर किसी बिजनेस का गुडविल रहेगा तो उस गुडविल की वैल्यू बहुत ज्यादा होती,
कस्टमर का जो बिजनेस के ऊपर फेथ है। और मुझे एक बात बताओ, जिस बिजनेस का गुडविल है उस बिजनेस में सेल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वो बिजनेस जिस बिजनेस का गुडविल नहीं है। भले प्रोडक्ट सेम रहेगा लेकिन गुडविल वाले बिजनेस का सेल ज्यादा। और सेल ज्यादा तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था, देखो स्क्रीन पे, एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग रहेगा ज्यादा गुडविल है तो। एक्स्ट्रा सेल है, एक्स्ट्रा सेल है तो एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी। सो समझ में आया, गुडविल ये इंटेंजिबल एसेट है। उसके बाद कॉपीराइट। अभी जैसे कोरोना चल रहा है, हाल फिलहाल में मैं 2020 में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा, सिलेबस अभी भी चेंज हुआ है। तो अभी कोरोना चल रहा है, जिस किसी ने कोरोना का मेडिसिन बना लिया, जस्ट इमेजिन, जिस किसी ने कोरोना का मेडिसिन बना लिया, सोचो मेरे प्यारे बच्चों कितना रईस हो जाएगा, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कमाना। तो क्योंकि अगर किसी ने कोरोना का मेडिसिन बना लिया, अगर किसी ने कोरोना का मेडिसिन बना लिया, तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों कितने पैसे आ जाएंगे। उसने मेडिसिन बनाने के बाद क्या ऐसी वो सबको फॉर्मूला बता देगा क्या? मेडिसिन का फॉर्मूला, दवाई का फॉर्मूला रहता है बेटा केमिस्ट्री के हिसाब से। तो उसकी उस फॉर्मूला की वो क्या ले लेगा? कॉपीराइट ले लेगा। मतलब अब हर किसी को, जिस किसी को मेडिसिन बनाना है, तो वो फॉर्मूला अगर कोई यूज करेगा तो इसको पैसा मिलेगा। या फिर ये फॉर्मूला वो कॉपीराइट, ये फॉर्मूला वो कॉपीराइट वो सेल भी कर सकता है क्या किसी को? हाँ। तो बताओ मुझे, कॉपीराइट वो फॉर्मूला उसे कोई टच कर सकता है क्या? वो एक टाइप से तो इंटेंजिबल ही एसेट है। पेटेंट राइट, कॉपीराइट, पेटेंट ले लिया। जैसे मान लो मैंने कोई तो बुक लिखी या मैंने कोई तो प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट जीवन में पहली बार आया है, किसी ने आज तक देखा नहीं, इस पृथ्वी पे पहली बार ये प्रोडक्ट आया, आपको समझाने के लिए। हाँ, ये मत बोलना सर आता पेन आए माझ्याकडे पण आहे, हो बाळा आहे तुझ्याकडे, बट ऐसा सोचो ये पहली बार आया। तो इसका मैंने क्या ले लिया? पेटेंट ले लिया। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये मेरे नाम पे इसका पेटेंट है। अब जिस किसी को इसे मैन्युफैक्चर करना है उसे मुझे क्या देना पड़ेगा? पर मैन्युफैक्चरिंग कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब मेरे लिए क्या हो गई? असेट। कॉपीराइट, पेटेंट राइट, गुडविल एक्सेट्रा, ये सारी इंटेंजिबल एसेट है। आपने देखा होगा नदी किनारे से मिट्टी लेके आते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, जो मिट्टी लगती है वो मिट्टी नदी किनारे से लेके आना पड़ता है। ये नदी बह रही है यहाँ पे, ये नदी किनारे वो सारी मिट्टी होती है। ये जो मिट्टी है ये ट्रक भर भर के ये मिट्टी लेके जाते हैं, ये ट्रक भर भर के ये मिट्टी लेके जाते हैं, है ना। तो ये मिट्टी का टेंडर जिस किसी ने यहाँ का लिया होगा, कॉन्ट्रैक्टर जो कोई भी होगा, उस कॉन्ट्रैक्टर को क्या देना पड़ता है? रॉयल्टी देना पड़ता है। क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्टर ने या फिर जिस किसी ने यहाँ का पेटेंट लिया होगा उसे क्या देना है? रॉयल्टी देना है। सो पेटेंट, कॉपीराइट, ये भी सारी असेट है। सर हमें तो असेट का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। असेट मतलब हर वो चीज, हर वो रिसोर्स जो आपको कमा के दे रही है, जो आपको बेनिफिट दे रही है फ्यूचर में, इकोनॉमिक बेनिफिट। तो मुझे एक बात बताओ, गुडविल आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ, गुडविल से एक्स्ट्रा फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है, तो गुडविल से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट है। गेम ओवर, गुडविल ये असेट हो गया। उसके बाद कॉपीराइट से आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट है। फॉर्मूला आपने क्रोसिन में कोरोना दवाई का फॉर्मूला बना लिया, कोरोना की मेडिसिन बना ली, इससे आप करोड़ों कमाओगे कि नहीं कमाओगे? यस और नो? तो बेनिफिट मिल रहा है। कॉपीराइट ये आपका असेट हो गया, पेटेंट आपका असेट हो गया। मैंने किताब लिखा अकाउंट का मैंने बुक लिखा, और मान लो आपको समझाने के लिए नवनीत पब्लिकेशन वाले भैया हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि सर हमने सुना आपने अकाउंट का बुक लिखा, और नवनीत पब्लिकेशन वाला बोल रहा है कि हम वो बुक को छाप के उसकी लाखों करोड़ों कॉपी बना के बेचना चाहते। हमने बोला बेच दो। आसान भाषा में नवनीत पब्लिकेशन मुझे उस बुक की कॉपी बनाने का, उस बुक की हजारों लाखों करोड़ों कॉपीज बनाने का राइट मांग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है नवनीत भैया, आप एक काम करो, वो बुक की कॉपी बना लो और बेच दो। मैं आपको वो बुक का लिखा हुआ बुक का सॉफ्ट कॉपी दे देता हूँ या लिखा हुआ बुक दे देता हूँ, आप उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाओ और बेचो मार्केट में। लेकिन पर कॉपी मुझे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो कुछ भी है रॉयल्टी मुझे देना पड़ेगा। तो वो कॉपीराइट मुझे कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कॉपीराइट से मुझे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? गेम ओवर, कॉपीराइट असेट है। गेम ओवर, कॉपीराइट क्या है बेटा? असेट है। कॉपीराइट क्या है? असेट है। हर वो रिसोर्स जो मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, उस रिसोर्सेस को मैं प्यार से असेट बोलूंगा मेरे बच्चे। फिर वो रिसोर्स चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, फिर वो रिसोर्स चाहे टेंजिबल हो इंटेंजिबल, उसे क्या बोलूंगा? असेट्स। और असेट्स कितने टाइप की है? दो, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। यहां तक आपको समझ में आएगा मेरे बच्चों। हम लोग बहुत डिटेल में प्यार से होले होले धीरे धीरे हर चीज का डिस्कशन करने वाले, हर चीज का डिस्कशन धीरे धीरे करेंगे बेटा। यस और नो? चल आगे बढ़ता हूं, प्लीज ध्यान देना।
असेट का डिस्कशन अभी तक खत्म नहीं हुआ। हे तुमचा पाया है, ये तुम्हारा बेसिक है। अगर पाया मजबूत रहा, फाउंडेशन मजबूत रहा, तो आगे आपको सारी चीजें समझ में आएगी मेरे बच्चे। ये सो मैं आज 10 साल से अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ फॉर वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, 11th 12th महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, काफी समय से महाराष्ट्र सीबीएसई बोर्ड, बरोबर है, काफी समय से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन एक चीज मैंने हर बच्चे में कॉमन देखी है मेरे बच्चे, वो ये है कि बच्चों का बेस ही मजबूत नहीं रहता है, बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं होता है। जैसे वीडियो लेक्चर देख रहे तो उनके ऊपर अब किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, टीचर सामने नहीं है, मास्टर समोर बसलेला नहीं है, तो काही पण करू, फॉरवर्ड कर करके देख लेते। आप प्यार से होले होले जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही टारगेट डेली का रखना है, 45-50 मिनट का उतना ही करना है। ये सुन, चल असेट का डिस्कशन कंटिन्यू कर दो बेटा, ये असेट का डिस्कशन ही कंटिन्यू चल रहा है, आपने सारी चीजें लिखना है बेटा। असेट को अगर और क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट लिखो ऐसा, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, फिक्स असेट और करंट असेट। ध्यान देना, फिक्स यानी क्या, देखो नाम से ही आपको थोड़ा बहुत मतलब समझ में आ रहा होगा। देखो मैं बोलूंगा कुछ नहीं, मैं लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, देखना। फॉर एग्जाम्पल, कार, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, हो कुछ समझ में आ रहा है, फर्नीचर, ये सारी आपकी फिक्स असेट के एग्जाम्पल है। मतलब हर वो असेट जिसका बेनिफिट बिजनेस को मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिल रहा है। ओहो सर, अभी अकाउंटिंग पीरियड क्या नया लफड़ा आ गया, अकाउंटिंग पीरियड, आर्थिक वर्ष, अकाउंटिंग वर्ष। जनरली हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे, हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड की, जनरली अकाउंटिंग पीरियड 12 महीनों का होता है, 12 महीनों का साल, साल के 12 महीने, उसी को मैं प्यार से अकाउंटिंग पीरियड बोलूंगा बेटा। सर वो जनरली कौन सा होता है, प्लीज ध्यान देना अभी, हाँ प्लीज ध्यान देना। वैसे तो अकाउंटिंग आपको दिवाली से दिवाली करना है चलेगा, गुड़ी पाड़वा से गुड़ी पाड़वा करना है चलेगा, कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर करना है चलेगा। जनरली हम लोग क्या फॉलो करते हैं, 1 अप्रैल मान लो अभी 2020 चल रहा है, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, ये हो गए पूरे 12 महीने। ये अकाउंटिंग ईयर जनरली कंपनीज फॉलो करती है। सर कंपनी फॉलो करती है ना, हाँ सर मैंने पानी पूरी की टपरी लगाई, सर मैंने चाय का दुकान लगाया, तो मैंने भी क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉलो करना है क्या, कंपल्शन नहीं है। सर माझी छोटीशी लहानशी किराणा दुकान आहे, मला पण 1 एप्रिल ते 31 मार्च पुढच्या वर्षाचं मला फॉलो करावं लागेल का, 1 अप्रैल से अगले साल का 31 मार्च, बरोबर है, तो कंपल्शन नहीं है। हाँ अगर आपका कंपनी है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सुना होगा 10th स्टैंडर्ड के, भले आप बच्चे हो, आपने अभी भी 10th क्लियर किया होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में तो हर कोई जानता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च ये फॉलो करना पड़ता है। अब ये क्या चीज है, क्या होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्यों 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत घाई हो जाएगी। अभी आप मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो, अभी आपको सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा डराना नहीं। हम लोग बेस से एक एक स्टेप, 0 लेवल, 1 लेवल, लेवल 1, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2, धीरे धीरे आगे जाएंगे। अभी बस असेट का मतलब समझो। असेट का क्लासिफिकेशन अगर मैं बोलूं, हर वो असेट जिसका बेनिफिट बिजनेस को 1 साल से, आसान भाषा में गावरान भाषित, हर वो असेट या रिसोर्सेज जिसका बेनिफिट बिजनेस को, धंधे को 1 साल से ज्यादा के समय के लिए हो रहा है, उस असेट को मैं प्यार से फिक्स असेट बोल दूंगा मेरे बच्चे। उसे मैं प्यार से क्या बोलूंगा, फिक्स असेट बोल दूंगा। यस और नो, उसे मैं प्यार से फिक्स असेट बोलने वाला हूं। उसके बाद जैसे कार है, लैंड, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, और ये फिक्स असेट के अपोजिट क्या है, करंट। फिक्स असेट का बेनिफिट लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और करंट असेट का बेनिफिट शॉर्ट टर्म। हाँ सर शॉर्ट टर्म म्हणजे नॉट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, 1 साल से कम,
शॉर्ट टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, तो वो सारी एसेट को मैं बोल दूंगा करंट एसेट। सर इसके एग्जांपल अभी बताता हूं, कैश, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के बारे में अभी आपको समझेगा नहीं, आगे हम लोग देखेंगे क्या चीज है, अभी सोचने की जरूरत नहीं है। स्टॉक, सर अब ये स्टॉक क्या है? माल, अनसोल्ड गुड्स, इन्व्हेंटरी, स्टॉक, जो माल विकला नाही, जो गोडाऊन मध्ये पडून ठेवलेला आहे, पडीक आहे। जैसे मैंने कि नहीं 10 किलो शक्कर खरीदा बेचने के लिए, 2 किलो बिक गई, 8 किलो जो मेरे गोडाउन में पड़ी है, वो 8 किलो शक्कर को मैं प्यार से क्या बोलूंगा? स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स एक्सेट्रा, ये सब मेरी करंट एसेट है। सर कैश क्यों करंट एसेट है? कैश का बेनिफिट तो 10 साल तक मिलेगा। आज मेरे जेब में 100 रुपए है, 100 रुपए में 10 साल तक संभाल के रख सकता हूं, तो उसका बेनिफिट 10 साल तक मिलेगा। फिर सर करंट एसेट में क्यों लिखा आपने? बता दो मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान देना। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने आपके जेब में कैश रखी तो आपका इंटेंशन उसको 10 साल तक के संभाल के रखने का होता है। जेब में अगर आप कैश लेके घूम रहे हो, या बिजनेस के कैश बॉक्स में कैश है, बिजनेस के कैश बॉक्स में कैश है, तो आपका इंटेंशन उसे सालों साल तक कैश बॉक्स में रखने का होता है, या कहीं ना कहीं बिजनेस धंधा चलाने के लिए आपका इंटेंशन उस कैश को खर्चा करना, इन्वेस्टमेंट करने का होता है। बिजनेस चलाने के लिए कैश खर्चा करना, इसीलिए आप जेब में या बिजनेस के कैश बॉक्स में कैश रखते हो, यस और नो? तो वहां आपका इंटेंशन क्या है कि नियर फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर आप उस कैश को यूज कर रहे हो, आप उस कैश को यूज करने वाले हो। इसीलिए नियर फ्यूचर मतलब लेस देन 1 अकाउंटिंग ईयर, लेस देन अ ईयर, इसीलिए आपने कैश में रखा। नहीं तो आप उसको कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्ट करके रख देते, नहीं तो आप उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रख देते, अगर आपको खर्चने का इंटेंशन नहीं होता तो, यस और नो? सो नियर फ्यूचर में कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, नियर फ्यूचर में कैश चली जाएगी, इसीलिए मैंने करंट असेट बोला। है असेटी, कैश है असेटी, कार, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ये भी है असेटी, लेकिन मैंने क्लासिफाई किया फिक्स, करंट। डेटर, हर वो पार्टी या पर्सन जिससे पैसा लेना है, वो भी मेरे लिए एक टाइप से असेट ही है। सर क्या बात कर रहे हो, डेटर भी असेट है? हाँ, पहले बताया था, असेट यानी हर वो रिसोर्सेस जिसका बेनिफिट बिजनेस को फ्यूचर में भी मिलता है, उन सारे रिसोर्सेस को असेट बोलते हैं। मैंने मिस्टर रमेश को उधारी में माल बेचा 500 रुपए का, वो 500 कब देगा? आज देगा या फ्यूचर में? उधारी में बेचा मतलब फ्यूचर में पैसा आने वाला है। मिस्टर रमेश से उधारी में माल बेचा, मिस्टर रमेश को उधारी में माल बेचा, मिस्टर रमेश हमें फ्यूचर में पैसा देंगे, मतलब रमेश से हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, पैसा आने वाला है। तो रमेश मेरे लिए असेट हो गया, लेकिन कौन सी असेट है? करंट असेट, डेटर बोलेंगे प्यार से उसको। बिल रिसीवेबल के बारे में अभी देखने की जरूरत नहीं है, लिख के रख लो, इसके ऊपर एक पूरा चॅप्टर, एक टॉपिक आहे, याच्यावर पूर्ण एक आपल्याला धडा आहे, तो आपल्याला शिकायचं, सध्या बघायची गरज नाही है। उसके बाद स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स। स्टॉक हम लोग माल क्यों लेके आते हैं? पूजा करने, आरती करने, संभाल के रखने, या नियर फ्यूचर में बेचने के लिए? माल हम लोग लेके आते हैं नियर फ्यूचर में बेचने के लिए, मतलब माल ये भी मेरे लिए करंट असेट है। कुछ समझ में आया आपको? ये था बेटा आपका असेट का डिस्कशन, ये था बेटा मेरे बच्चे आपका असेट का डिस्कशन। प्यार से अगर ऐसा बोलना है तो मैं बोल दूंगा, असेट यानी प्यार से अगर बोलना है तो देखो जरा प्यार से कैसे, प्लीज ध्यान देना। असेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेस, लिखो मेरे साथ साथ, बताता हूं, हैविंग सम future economic benefit, resources having some future economic benefit, resources having some future economic benefit, resources having some future economic benefit। जैसे आज मैंने कार खरीदा, ये कार का बेनिफिट मुझे कब तक मिलेगा? 4 5 साल 6 साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कार का बेनिफिट मुझे 1 साल 2 साल 3 साल फ्यूचर में भी मिल रहा है। रिसोर्सेज हैविंग सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उन सारे रिसोर्सेज को प्यार से हम लोग असेट बोल देंगे। असेट की 2 टाइप है बेटा, ऐसा समझ लो, टेंजिबल, इनटेंजिबल। अगर असेट को क्लासिफाई करना है उसके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म यूज के हिसाब से, तो फिर फिक्स असेट और करंट असेट, यस और नो? ओ हो सर, अब ये असेट वर्ड का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, ये आगे लाइफ टाइम हमें असेट के साथ डील करना है। अभी जो मैंने बताया, अगर आपको 50% भी समझ में आया होगा तो मोर देन सफिशिएंट है, यस और नो? क्योंकि ये सारी चीजें आगे आने वाली,
कोई घबराने वाली बात नहीं। अगली टर्म एक और छोटी सी टर्म बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। असेट के बाद नेक्स्ट टर्म है, लिख लो, अच्छे से लिखना बेटा, कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल क्या है लिखना बेटा, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। इन्व्हेस्टमेंट बाय द ओनर, ओनर का धंदे में जो कुछ इन्व्हेस्टमेंट आहे, भांडवल, त्याला आपण काय म्हणतो बाळा, कैपिटल। वो इन्वेस्टमेंट इन मनी और मनी इज वर्थ कैसा भी हो सकता है, इन मनी और मनी इज वर्थ, इन मनी और मनी इज वर्थ, वो इन्वेस्टमेंट कैसा भी हो सकता है। ओनर ने धंधे में अपने घर से कुछ प्रॉपर्टी, अपनी एक पर्सनल कार, ओनर ने अपने पर्सनल मोबाइल फोन बिजनेस में लगाया, हो गया उसका कैपिटल। ओनर ने अपनी जेब से कैश लगाई बिजनेस में, धंधे में, हो गया कैपिटल। यस और नो। सो ओनर का धंधे में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है उसे मैं प्यार से बोलूंगा कैपिटल। एग्जाम्पल ले लेना बेटा, इसका लिख लेना मेरे साथ साथ, एक एक वर्ड को प्यार से पढ़ना है। 100% आपल्याला 100% मार्क याच्यात आणायचे बाळा। 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। मेरी जिम्मेदारी है आपको वो 80 में से 80 लेकर के आने की। मैं मानता हूं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, बार बार रिपीट करूंगा, पागलपन लगेगा आप लोगों को, लेकिन आपने करना है, लेकिन आपने करना है। चल एग्जाम्पल लिखो बेटा इसका, कैपिटल का। मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विथ, कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया सर आपने, पानी पूरी बेचने का, एसपीडीपी, शेव पूरी, दही पूरी, पानी पूरी, वड़ा पाव सभी बेच रहा हूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने मेरी वाइफ को बोला कि यार मैं पानी पूरी बेचने का बिजनेस स्टार्ट करो, मला काहीतरी बर्तन भांडी पाहिजे, मुझे कुछ बर्तन चाहिए। तो उसने मुझे घर से कुछ बर्तन दे दिए। वो बर्तन की कीमत थी, आपको समझाने के लिए, 2000 रुपए। घर से लेके आए, खरीद के नहीं लाए, घर से लिए मैंने, पर उसकी वैल्यू कितनी थी, कीमत 2000 रुपए। फिर मैंने मेरा कुछ कैश भी रखा, धंधा शुरू करना है तो कैश भी रहना जरूरी है ना, 10,000 रुपए का कैश रखा। मेरे पास पुराना एक अलमीरा रखा हुआ था, पानीपुरी का बिजनेस स्टार्ट करना है, माल कहाँ रखेंगे, अलमीरा में रखना पड़ेगा ना, वार्डरोब कबर्ड में कुछ। तो अलमीरा रखा हुआ था। अलमारी रे बाड़ा, वो था 1000 रुपए का। तो बोलो ये सारे सामान लगा करके, मनी और मनीज वर्थ, पैसा नहीं पैशाच्या किमतीत मी धंद्यात लावलं, इतना सामान मैंने लगाया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बोलो मेरा मनी और मनीज वर्थ में कितना इन्वेस्टमेंट है, 10 और 2 12,000 और 1 है 13,000। दैट्स इट, गेम ओवर बड़ा। 13,000 विल बी द कैपिटल ऑफ माई बिजनेस। और जरूरी नहीं है कैपिटल हर बार 13,000 ही रहेगा, जैसे जैसे धंधा बढ़ेगा वैसे वैसे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए मैं और पैसा लगाएगा और बिजनेस को बड़ा करेगा। मान लो 1 साल हो गया बिजनेस करते हुए, अब मैंने सोचा कि बिजनेस को और बढ़ाना है। मैंने मेरे किसी मतलब दोस्त या रिश्तेदार से 50,000 रुपए मैंने उधार लिए पर्सनल लेवल पे, और वो पैसे मैंने धंधे में लगा दिए, तो मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा 50,000 से। सो धंधा शुरू करते समय या ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिझनेस, एक तर धंद्याच्या सुरुवातीला किंवा ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस, अगर मनी और मनीज वर्थ में ओनर कुछ इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो उस इन्वेस्टमेंट को प्यार से कैपिटल कहते हैं मेरे बच्चे। यस और नो। सो इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। यहां तक समझ में आया सभी को, पक्की बात। कैपिटल के अपोजिट वाली चीज भी बता देता हूं, प्लीज सारी चीजें लिखना बेटा, प्लीज सारी चीजें लिखना। ड्रॉइंग, कैपिटल के अपोजिट क्या है मेरे बच्चे, ड्रॉइंग। उचल, मराठीत काय म्हणतात याला, उचल, उचल। विड्रॉल, ओनर जब कभी भी अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉल कर रहा है, तो उस विड्रॉल को हम लोग क्या बोलेंगे प्यार से, ड्रॉइंग। सर लिख दो यहां पे, विड्रॉल बाय द ओनर from the business for his household domestic, household or domestic use, household or domestic use, household
और डोमेस्टिक यूज और पर्सनल पर्पस। ओनर जब कभी भी बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए मनी और मनीज वर्थ में कुछ विड्रॉल कर रहा है तो उस विड्रॉल को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? ड्रॉइंग। मान लो मेरा एसी बेचने का बिजनेस है। मान लो मेरा एसी बेचने का बिजनेस है, एयर कंडीशन। तो एयर कंडीशन मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं मेरे लिए गुड्स हो गया, बोला था थोड़ी देर पहले। मैं एसी बेचता हूँ, रोज के 4-5 एसी बेच रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मेरे शॉप से एक एसी उठा करके मेरे घर में लाके लगा दिया। ये मेरा हाउस है, मेरा घर है। पर्सनल पर्पस के लिए मेरे शॉप से एक एसी उठाया, मेरे शॉप के एम्प्लॉय को बोला एक काम कर बेटा, जा करके एक एसी मेरे घर पे लगा दे, बाड़ा इकड़े माया घरी लाऊं के एक एसी। तो ओनर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से गुड्स ले लिया। वो एसी था मान लो आपको समझाने के लिए 15,000 का, तो 15,000 क्या हो गया बेटा? ड्रॉइंग। या ओनर ने अपने बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए बिजनेस के कैश बॉक्स से कैश निकाल के दे दिया। बिजनेस के कैश बॉक्स से कैश निकाल के दे दिया। पर्सनल पर्पस, हाउस होल्ड पर्पस, घरगुती पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा या पैसे की कीमत की चीज में कुछ भी अगर ओनर विड्रॉल करता है तो उस विड्रॉल को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? ड्रॉइंग। उस विड्रॉल को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे बेटा? ड्रॉइंग। ये सो पक्की बात। सो आपको कौन कौन सी टर्म्स का मतलब समझ में आया एक बार बता दो। ये सो लास्ट टाइम हमने देखा था ऊपर ऊपर से। अब जो भी मैं आपको बता रहा हूं बहुत डिटेल में हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं मेरे बच्चे इसका। ड्राइंग के बाद नेक्स्ट टर्म है बेटा, फटाफट से बता देना। नेक्स्ट टर्म कौन कौन सी है? बोलो बोलो। डेटर्स। डेटर्स। डेटर्स यानी हर वो पार्टी या पर्सन, पार्टी और पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है। अमाउंट इज रिसीवेबल, पैसे येना बाकी, आना बाकी है। मान लो एग्जाम्पल, ये मैं हूं हरीश मथारिया, ये मैंने माल बेचा कटरीना कैफ को। कितने का माल बेचा बेटा? 5,000 रुपए का माल बेच दिया कटरीना कैफ को। कटरीना कैफ ने बोली कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, सॉरी भैया नहीं बोली, उसने बोली हरीश मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसने मुझे पैसे दिए, उसने मुझे अभी पैसे दिए नहीं। मैंने माल दे दिया हाँ, लेकिन पैसे आए नहीं। सो कटरीना कैफ मेरे लिए क्या बन गई? डेटर। क्यों? क्योंकि कटरीना उधारी में माल लेके गई। मुझे कटरीना कैफ से इन फ्यूचर 5,000 रुपए आना बाकी है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ आना है, कुछ लेना है, तो उस पार्टी या पर्सन को मैं प्यार से मेरा डेटर बोलूंगा मेरे बच्चे। यस और नो? प्यार से मैं क्या बोलूंगा? डेटर। सो कटरीना कैफ इज माई डेटर फॉर द अमाउंट ₹5,000। यस और नो? उसके बाद प्लीज ध्यान देना, डेटर्स के अपोजिट क्या है बेटा? क्रेडिटर्स। डेटर्स के अपोजिट क्या है? क्रेडिटर्स। पार्टी, पार्टी और पर्सन, आप सारी चीजें लिख रहे हो एज इट इज, जैसा मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, एग्जाम्पल्स के साथ लिख रहे हो मेरे बच्चे। मैं ऐसा सोच रहा हूं, क्या मैं गलत हूं क्या? आप सारी चीजें लिखना। सर ये हम लोग जो कर रहे हैं इसमें कोई ऐसा वीडियो लेक्चर करने के बाद कोई फेस टू फेस क्लास करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चे। आपको खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे आकर के पढ़ा रहा है। मेरा जीवन चला गया अकाउंट सब्जेक्ट में, तो बिल्कुल चिंता नहीं। सिर्फ एक चीज आपसे चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। आप थोड़ा सा डिसिप्लिन, तो आपको मैं एक चीज का वादा कर सकता हूँ, फेस टू फेस क्लास के जितने बेनिफिट नहीं उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट आपको वीडियो लेक्चर क्लास के मिलेंगे। कोई दिन बताऊंगा क्या बेनिफिट है, लेकिन अभी बस आप जो मैं बोल रहा हूँ करो। पार्टी और पर्सन टू वुम, यहाँ पे फ्रॉम वुम जिससे पैसा लेना है, अब यहाँ पे जिसको पैसा देना है, टू वुम अमाउंट इज पेएबल। मान लो, अब प्लीज ध्यान देना बेटा, ये मैंने माल खरीदा रिलायंस एंटरप्राइज से बेचने के लिए। मैंने माल खरीदा, मेरे पास माल आ गया, ये मैं हूं, लेकिन मैंने उसको अभी तक पैसे नहीं दिए। मैंने किसी से माल खरीदा, माल आ गया लेकिन पैसे नहीं दिए, मुझे पैसे इन फ्यूचर देना है, मैंने उधारी में माल खरीदा। तो रिलायंस कंपनी, रिलायंस एंटरप्राइज मेरे लिए क्या बन गई? मेरी क्रेडिटर बन गई।
हर वो पार्टी या पर्सन जिसको इन फ्यूचर कुछ देना है, तो उस पार्टी या पर्सन को मैं बोलूंगा क्रेडिटर। जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना है, तो उसको मैं प्यार से क्या बोलूंगा, डेटर। पार्टी या पर्सन जिसको इन फ्यूचर कुछ देना है, क्रेडिटर। जिससे लेना है, डेटर। कटरीना कैफ से मुझे पैसे लेना है, डेटर। रिलायंस कंपनी से माल खरीदा, देखो एग्जांपल, उसको इन फ्यूचर देना है, क्रेडिटर। यस और नो? यहां तक आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। बस मेरे साथ बने रहना। स्टे ट्यून, स्टे होम, स्टे सेफ। और बस जो चीजें मैं पढ़ाऊं, जो चीजें मैं लिखवाऊं, सारी चीजें लिख लो बेटा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप सारी चीजें कर सकते हो। डन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।